उसी का एक फॉल आउट हुआ जो आपने 1990 में लालू यादव के ज़माने में जो जंगल राज था उसको भी देखा। उस ज़माने में क्या होता था, अगर उस परिवार को के यहाँ बेटी की शादी है तो लोग शोरूम्स को लूट लिया करते थे। तो 15 साल से 60 साल के उम्र के हर उस व्यक्ति को जिसे आज 10-12 हजार रुपए की नौकरी रोजगार पाने के लिए बिहार से बाहर जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, उसको यहीं बिहार में 10-12 हजार की नौकरी का देने का वादा करते हैं। बिहार में अगर आप कुर्ता पहनकर घूमेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फेस्टिवल चल रहा है। उसी कुर्ते में अगर आप सफ़ेद बंडी देखेंगे, कलरफुल बंडी देखेंगे, मतलब फेस्टिवल का नाम है इलेक्शन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने फील्ड में हाईली एक्सपर्टीज हैं। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे शो पर आएँ, अपना थिंकिंग शेयर करें और जो करंट लहर है इलेक्शंस का उनसे इनका बात करेंगे। जो गेस्ट हमारे हैं वो जन स्वराज पार्टी के एक्टिव प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज भारती सर। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। मैं आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आपसे हम बहुत सारी बात करेंगे, बहुत मुश्किल से मौका मिला है आपसे बात करने का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके अर्ली लाइफ के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके फैमिली में कौन कौन है? अ, जन्म मेरा दरभंगा में हुआ था। मेरा पैतृक गांव मधुबनी ज़िले में एक छोटा सा गांव है खिरहर नाम से। वहाँ पे मेरे दादाजी और हमारे पुरखों का स्थान था। मेरे दादाजी के समय तक भी हमारा परिवार एक कच्ची दीवार और फूस के घर में रहता था, क्योंकि मेरे दादाजी छोटी मोटी मजदूरी और काम करते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पिताजी को पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, तो उन्होंने 10वीं स्कूल के गांव के स्कूल से किया। उसके बाद उनको छात्रवृत्ति मिली तो वो पटना आए और वहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग किया। बाद में बिहार सरकार में इंजीनियर बने। लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे बड़ी बहन को और मेरे छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दी। मैं नेतरहाट स्कूल गया। 1973 में मैं नेतरहाट स्कूल गया। उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी और 7 साल मैं नेतरहाट में रहा। नेतरहाट में निकलने के बाद मैं आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने गया। वहाँ पर 5 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एमटेक करने आईआईटी दिल्ली गया था। वहीं पर मैंने पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और मैंने एमटेक की डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन फिर मेरा पहले रेलवे सर्विसेज में और फिर बाद में फॉरेन सर्विस में सिलेक्शन हुआ। 1988 में मेरा फॉरेन सर्विस में सिलेक्शन हुआ और उस समय से 35 साल मैंने भारतीय विदेश सेवा में गुजारे। इन 35 सालों में मैं 8 अलग अलग देशों में रहा, लगभग टोटल अबाउट 25 ईयर्स। इन 8 देशों में सबसे पहला था ईरान, जहाँ पर मैं गया था लैंग्वेज सीखने। मेरी लैंग्वेज है पर्शियन। हर फॉरेन सर्विस ऑफिसर को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और मुझे पर्शियन सीखने को कहा गया था। तो इसीलिए मेरी पहली पोस्टिंग तेहरान हुई थी। वहाँ से हम हॉलैंड गए, फिर वापस जब इंडिया आए तो कुछ दिन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ऑन डेपुटेशन काम किया दिल्ली में। फिर मैं अपनी मिनिस्ट्री में आकर बांग्लादेश का ऑफिसर बना, डेस्क ऑफिसर एज डेप्यूटी सेक्रेटरी। वहाँ से मेरी बदली हुई तो मैं नेपाल आया पहले, 3-3.5 साल नेपाल में, फिर टर्की आया, टर्की में लगभग 3.5 साल, और फिर म्यांमार आया। म्यांमार में मतलब बर्मा, वहाँ भी लगभग 3 साल में रहा। इसके बाद मैं वापस दिल्ली आया तो अपने बैकग्राउंड के कारण मुझे ई गवर्नेंस और आईटी का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया दिल्ली में, और वहाँ से 2-2.5 साल
बिताने के बाद मैं इंडियन एम्बेसडर टू बेलारूस नियुक्त किया गया, और बेलारूस के बाद मैं यूक्रेन आया एज एम्बेसडर, और फिर वापस दिल्ली आया तो मैं एडिशनल सेक्रेटरी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बनकर रहा, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में मैं स्पेशल सेक्रेटरी बनकर रहा। फिर मैं अपनी अंतिम पोस्टिंग इंडोनेशिया के लिए गया, जहां मैं इंडियन एम्बेसडर बनकर गया, और वहां पर इंडोनेशिया में जो भी एम्बेसडर बनते हैं वो एक छोटी सी कंट्री है तिमोर लेस्टे, उसका भी कंकरेंटली एक्रेडिटेड एम्बेसडर बनाया जाता है। और फरवरी 2023 में मैंने अपनी नौकरी ख़त्म की, फिर मैं रिटायर हुआ, और तब से मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा था। अपना जो घर था उसको मैंने फाइनल किया, फिनिश किया, और उसी में हम रह रहे थे। जी बिल्कुल, आपने हमें बहुत सारी डिटेल्स दी। इनफैक्ट जब से मालूम चला कि आप हमारे शो पर आएंगे, हम बहुत रिसर्च की आपके बारे में कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, बट ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं था। और आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि आप किस कंट्री में गए। आपने एक वर्ड यूज़ किया, एम्बेसडर रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रोल ऑफ एम्बेसडर नहीं पता होता, जैसे कि, तो आप क्या उसके बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? ज़रूर। हमारा सिलेक्शन भी सिविल सर्विसेज के उसी एग्ज़ाम से होता है जिससे बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लाइक आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के लोग चुने जाते हैं। जब हम फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं तो हमारा कार्यक्षेत्र भारत से बाहर का होता है। हर देश दूसरे देशों के साथ जो रिलेशनशिप रखता है, उस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार के जो ऑफिसर होते हैं वो अन्य देशों में भारतीय ऑफिसेज में काम करते हैं। उन ऑफिस का नाम होता है एम्बेसी ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहें तो भारत का राजदूतावास। और उस राजदूतावास में जो ऑफिसर हेड करते हैं उस ऑफिस को, उन्हें एम्बेसडर बोलते हैं या राजदूत बोलते हैं। राजदूत हम बनते हैं तब जब हम कुछ सीनियरिटी गेन करके भारत की फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह समझने लगते हैं, भारत सरकार कैसे काम करती है, तो हमें भारत का राजदूत बनाकर इंडियन एम्बेसीज में भेजा जाता है। फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव या सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसे एम्बेसडर कहते हैं या राजदूत कहते हैं। राजदूत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस देश के साथ भारत के सब तरह के संबंधों को कंट्रोल में रखे और उनको बढ़ाने का काम करे, चाहे वो पॉलिटिकल वर्क हो, राजनीतिक काम हो, या फिर कमर्शियल ट्रेड और कॉमर्स का काम हो, या फिर कल्चरल रिलेशनशिप का काम हो, प्रेस और इंफॉर्मेशन, जो उस देश के प्रेस और मीडिया के लोग हैं उनसे कैसे इंटरैक्ट करना है, उस देश में जो भारत के नागरिक रहते हैं उनके वेलफेयर के बारे में, उनके स्टे के बारे में, वीज़ा के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनके बारे में फॉलो अप करना, ये भी एम्बेसी और एम्बेसडर की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से बहुत तरह के काम होते हैं जो एक एम्बेसडर फॉरेन कंट्री में रहकर भारत सरकार के लिए करता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें। और जिन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में नहीं होता है, समझ नहीं होती है, आई होप वो इस चीज़ से समझ जाएंगे कि एक रूल ऑफ डिप्लोमेट क्या होता है। लकीली अभी सर बहुत सारी मूवीज़ भी बनने लगी हैं तो लोग को आइडिया मिला है, बट ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के लोग हैं जिनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, शायद वो हेल्प के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं कि कहाँ जाना है। तो आई होप ये मैसेज उनके लिए क्लियर करेगा। सर, आपका एक जर्नी रहा है, 25 साल से आप बाहर रहे हैं, जैसे आपने बताया 8 देशों पे आपने काम किया है। इतने साल काम करने के बाद एक माइंड थक जाता है, लगता है कि चलो अब रिलैक्स करेंगे, बट आपने पॉलिटिक्स चूज़ किया। क्या ये सिचुएशन बेस्ड था या आप सोच रखे थे कि नहीं, मेरा काम अगर सर्व करना है तो मैं अब इस फील्ड में उतरूंगा और सर्व करूंगा? नहीं, रिटायरमेंट के बाद या उसके पहले मैंने कभी पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोचा नहीं था। बिहार का हूँ और बिहार आता जाता रहता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे देशों में हम रहे, मैं और मेरी फैमिली।
जब भी बिहार वापस आते थे तो हमें लगता था जैसे कि हम 100-200 साल पीछे के समय में चले आए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अव्यवस्था, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा लोगों में और समाज में क्या कहें, डिसइंटरेस्ट टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल था, कि ऐसा लगता था जैसे कि हम एक दूसरी दुनिया में, बहुत पुराने समय की दुनिया में आ गए हैं। मन बहुत कचोटता था कि अगर बाहर के देश जो बहुत डेवलप्ड भी नहीं है, कंट्रीज लाइक ईरान, यूक्रेन, टर्की, इंडोनेशिया, विकास के मामले में ये सारे देश हमसे नीचे आते हैं, लेकिन वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का गवर्नेंस, हर मामले में वो हमसे, स्पेशली बिहार से 1000 गुना अच्छे हैं। इसको कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो मन में ये कचोटता था कि जब वहाँ ऐसा हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। और बाद में, मतलब 10-20 साल के बाद, भारत में ही ऐसा एग्जाम्पल होने लगा। पुणे जब इतना डेवलप कर सकता है, बैंगलोर जब इतना डेवलप कर सकता है, हैदराबाद जब इतना डेवलप कर सकता है, तो पटना और मुजफ्फरपुर और मोतिहारी और पूर्णिया क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब जब जब भी हम लोग सोचते थे तो जवाब सीधा था, पॉलिटिकल लीडरशिप इज आइदर नॉट कॉम्पिटेंट और दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन बिहार। बिहार में जो राजनीतिक नेता हैं या राजनीतिक परिपाटी चली आ रही है, वो न तो ये नियत रखती है, न ही नीतियां जानती है, न ही सोच रखती है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। तो और हम जानते थे कि ये क्यों हो रहा है। बिहार में पॉलिटिक्स में वही आता है जो या तो मनी पावर रखता हो या मसल पावर रखता हो, जो गुंडे मवालियों और माफिया के लोगों को अपना बनाकर रखता हो, या फिर परिवारवाद का हो, जिसके बाप दादा परदादा या चाचा पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, उन्हीं को पॉलिटिक्स में आने की सुविधा थी, मोर और लेस। तो उनमें से हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते थे। इसीलिए राजनीति में आना तो हमारे लिए सपने जैसी बात थी। लेकिन बिहार में बदलाव जरूरी है, और ये हो सकता है क्योंकि हमने बाहर देखा है, ये फीलिंग हमेशा थी। तो फरवरी 2023 के बाद लगभग 1.5 साल तक हम ग्रेटर नोएडा में थे। अपनी आराम की ज़िंदगी थी, जो काम हो रहा था घर को बनाने में वो भी लगभग पूरा होने को आया था। तभी मुझे प्रशांत किशोर जी के बारे में पता चला। एक्चुअली मुझे मेरी वाइफ ने बताया और मुझे फोर्स किया कि उनका एक इंटरव्यू था आपकी अदालत में, शायद जुलाई 2024 की बात है। और उस इंटरव्यू को जैसे ही मैंने देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बिहार को बदलने का जो सपना हमारे मन में था, मेरे मन में था, उस सपने को कोई साकार करने बाहर निकला था। और जिस तरह से वो सोच रहा था, जो सोच थी, जो समझ थी, जो एक्टिविटी थी, उसमें मुझे मेरे सपने की झलक दिखाई दे रही थी। और जब ऐसा हुआ तो मैंने सोचा इस आदमी से एक बार मिल लें, देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम उनसे मिलने आए। वो मीटिंग और उसके पहले की सारा कुछ भी मेरी वाइफ ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि हो सकता है ऐसा। पर प्रशांत जी से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने जब मेरी बात सुनी कि पॉलिटिक्स में मैं क्यों नहीं आना चाहता हूँ, तो उन्होंने बताया कि उनका भी यही उद्देश्य है कि वो ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो न तो किसी परिवार से संबंध रखते हों, न ही पहले किसी तरह से माफिया से संबंधित हों, न ही वो बहुत पैसे के बल पे पॉलिटिक्स करना चाहते हों। उस हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर आप इस अभियान में हमारा साथ देना चाहें तो आपका स्वागत है। और हमने सोचा कि जब इस तरह से एक ईमानदार कोशिश करने का मौका मिल रहा है, तो एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, देखा जाए क्या होता है। और
अपनी पूरी शक्ति से हम इस काम में लग गए। ये तो बस चांस की बात है कि उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को हम निभाने में अपने आप को लगा चुके हैं, और कोशिश यही है कि पार्टी जितनी जल्दी जिस तरह से हो उतना मजबूत हो सके। वेल आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे चीज़ों को। आपने एक बात बोली कि आप बाहर रह कर आए और लोगों को देखा है कि डेवलपमेंट में टर्की पीछे है और सोसाइटी सपोर्ट करती है। एक बात है बिहार को लेकर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो यहाँ के लोग भी हैं, दो चीज़ें, क्या वो लीडरशिप को देख करके वैसे बिहेव करते हैं? यही बिहार जब दुबई जाते हैं तो थूकते नहीं हैं, सुसु के लिए बाहर नहीं जाते, वो एक जगह ढूंढते हैं। वही बिहार जब वो बिहार आता है तो वो यहीं थूकता है, कहीं भी वॉशरूम चला जाता है। तो क्या आप समझेंगे कि लीडरशिप ने रोल नहीं दिखाया, फिर जो लोग भी हैं वो गिव अप कर चुके हैं कि जैसा सरकार वैसे हम? नहीं, एक रंग से कहें तो आप सही कह रहे हैं। बिहार में लोग लीडरशिप के दबाव में उनके कारण धीरे 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 डिटोरिएट करते गए हैं। सबसे पहले बात तो यह समझने की है कि 1963 से 1990 तक बिहार में शायद 22 चीफ मिनिस्टर बदले हैं। 27 सालों में 22 चीफ मिनिस्टर बदले हैं। मतलब हर पॉलिटिकल लीडर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रहा होगा, बिहार के विकास के लिए नहीं, किसी और की भलाई के लिए नहीं। किस तरह से वो अपनी कुर्सी बचा सके और उसके मंत्रिमंडल में सारे लीडर अपनी कुर्सी बचा सके, इस चक्कर में बिहार देश में विकास के नाम पर तीसरे स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंच गया। इसी दौरान एक और घटना हुई कि पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीतने के लिए गुंडों का और मसल पावर का इस्तेमाल करने लगे। ओवर द ईयर्स गुंडों और माफिया वालों ने जब ये देखा कि हम इनकी सहायता करके इनको पॉलिटिक्स में लाते हैं, तो हम क्यों नहीं खुद खड़े हो जाएं? So they started fighting election and the whole political scene became muddy, and lot of people from wrong background were given tickets और पॉलिटिक्स में गुंडे मवालियों और क्रिमिनल लोगों की पैठ शुरू हो गई। उसी का एक फॉल आउट हुआ जो आपने 1990 में लालू यादव के जमाने में जो जंगल राज था उसको भी देखा। उस जमाने में क्या होता था, अगर उस परिवार को के यहाँ बेटी की शादी है तो लोग शोरूम्स को लूट लिया करते थे। लोगों ने देखा कि उनके अधिकारों की कोई रक्षा नहीं कर रहा है, जो रक्षा करने वाले थे वही उनको खाने वाले हैं, वही उनको परेशान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हर आदमी लिबर्टीज लेने लगा, अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर जितना उसको अपनी पकड़ में मिलता था उसको ग्रैब करके अपने पास रखता था। जो मन हो वो करने में कोई नहीं हिचकिचाता था। यही मेन रीजन है बिहार में इस तरह की असभ्यता और अराजकता का। सभ्य समाज और असभ्य समाज में जो मुख्य अंतर है, उनमें से एक मेन कारण ये है कि सभ्य समाज में हर व्यक्ति अपने अधिकारों की सीमा जानता है। वो जानता है कि अगर वो अधिकार लांघता है, अपने अधिकारों की सीमा को लांघता है, तो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा है। समाज में नियम कानून भी इसीलिए बने हैं कि हर आदमी अपने अधिकारों की सीमा जाने। एक सड़क है, उस पर एक तरफ से आपको जाना है, दूसरी तरफ से किसी और को आना है। अगर आप पूरे सड़क पे साइकिल या मोटरसाइकिल ऐसे चलाकर चलेंगे तो आप दूसरे के अधिकारों को मार रहे हैं। ये बात बिहार में बहुत कम लोग समझते हैं, और इसमें 100% कहें तो वो भी उनकी गलती नहीं है। उन्होंने जैसा राजनीतिक दल देखे हैं, जैसे उन्होंने गुंडे मवालियों और माफिया वालों को अपने अधिकारों का हनन करते हुए देखा है, वैसे ही उन्होंने इसको अपनाया भी है। जरूरत इस बात की है कि लोग इस बात को समझें। अगर हमें विकास में बदलाव लाना है, बिहार में बदलाव लाना है, बिहार में विकास लाना है, तो हर व्यक्ति को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति तभी बदलेगा
जब वो लीडरशिप में बदलाव देखेगा। जब तक लीडरशिप में बदलाव नहीं होगा तब तक व्यक्ति बदल कर भी क्या कर लेगा। अगर आप या कोई और अपने में ईमानदार भी है तो उसे तो जो पूरी जनता बेवकूफ मानेगी, क्योंकि इस पूरा का पूरा लीडरशिप अगर बेईमान और भ्रष्टाचारी है तो एक आदमी नीचे वाला ईमानदार रहकर क्या कर लेगा। समाज बदलेगा तभी जब ऊपर से लीडरशिप ईमानदार और कारगर दिखाई देगा, तभी लोग ऊपर से क्यू लेंगे, सीखेंगे, उसको फॉलो करेंगे और खुद भी ईमानदारी का रास्ता चुनेंगे। इसीलिए जन स्वराज पार्टी ने जब ये शुरुआत की कि हम अपने लीडर्स को काबिल इंसान बनाएंगे, काबिल इंसानों को जो शुद्ध हृदय और ईमानदार छवि के हैं उनको हम लीडरशिप रोल में आगे लाएंगे। ये शुरुआत है बदलने की, समाज को बदलने की, बिहार को बदलने की। शुरुआत अगर कहीं से होनी है तो इसी से होनी है और किसी दूसरे राजनीतिक दल में ये मादा ही नहीं है। वो ये क्लेम ही नहीं कर सकते हैं कि वो बिहार में बदलाव लाएंगे, क्योंकि बदलाव लाने के लिए जो बदलाव लीडरशिप में होने की जरूरत है वो कर ही नहीं सकते हैं। वो इनकेपेबल है। कोई भी राजनीतिक दल आज इनकेपेबल है अपने राजनीतिक लीडरशिप में बदलाव लाने के लिए। जब वो नहीं कर सकते हैं तो बिहार में कहां से बदलाव लाएंगे, इम्पॉसिबल है। वेल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, जैसे कि हमको भी पर्सनली बाहर घूमने का बहुत शौक है, तो हम भी जब बाहर से घूम कर आते हैं तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, जैसे आपने बात बोला कि ट्रैफिक को आपको अलाउ करेंगे कि आप जाओ। हम भी वो चीज़ देखा कि कितना अच्छा लगता है यार कि चलो ये चीज़ हम भी ट्राई करते हैं अपनी जगह पे। 2 दिन ट्राई किए, थर्ड डे में से पीछे हॉन्किंग होना स्टार्ट हो गया। फोर्थ डे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि वो एक समझ हम लोग सभी के बीच में नहीं है कि सामने वाला क्यों रोका है। एब्सोल्युटली। और वो उनमें पेशेंस जो एक वर्ड है ना, पेशेंस नहीं है यहाँ पे के लोगों में। और शायद जो देखा है, जैसे आपने बोला कि गलती उनकी भी नहीं है, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। तो लोग सिस्टम है हमारे पास, लेकिन फॉलो करने का जो एक गट्स होता है कि आप खड़े हो जाओ, तो 2 लोग पीछे पे खड़े हैं, बिहार में वो मिसिंग है। एंड आई थिंक कि वो चीज़ चेंज, अब समय 2025 आ चुका है सर, अब तो उसका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे दिन आगे आते जाएंगे वैसे वैसे जब तक हमारा समाज सुधरेगा नहीं तब तक हम बहुत तेजी से नीचे गिरते चले जाएंगे। और अगर इसको बदलना है तो यहाँ का लीडरशिप बदलना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यूरोप के बाकी देशों को छोड़िए, जो स्पेन, इटली, जब जर्मनी, फ्रांस, उसको छोड़िए, बेलारूस और यूक्रेन जैसे देशों में आपको 5-6 साल के बच्चे जो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं उनको टीचर्स, क्लास का ये तरीका है, उनको वो लाइन लगाकर ट्रैफिक में चलाते हैं, सड़क पार करवाते हैं। और म्यूजियम, मान लीजिए लोकल म्यूजियम में जाना है तो गाड़ी से नहीं जाएंगे, वो सड़कों पर चलेंगे और उनको ट्रैफिक रूल से खुद भी उनको वाकिफ करवाते हैं। और बाकी जो जनता गाड़ियां चला रही हैं उनको भी ये देखने को मिलता है कि बच्चे अगर जा रहे हैं देन यू हैव टू बी केयरफुल। वो बच्चे किनारे रुकेंगे पेवमेंट पर, जब तक गाड़ी, वो ट्रैफिक सिग्नल रेड है वो रुके रहेंगे। जैसे ही ग्रीन हुआ टीचर उनको साथ में लेकर जाएगी। उनको कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, ट्रैफिक सिग्नल या कोई भी सोशल नॉर्म कैसे फॉलो करना है, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। सोचिए वो बच्चा अगर गाड़ी में बैठा है और उसके फादर हैं, उसने अपने फादर मदर को ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए देखा, वो बच्चा खुद कहेगा अपने पेरेंट्स से, पापा आप ये क्या कर रहे हो। ये होता है एक डेवलप्ड सोसाइटी। और हमारे यहां देखिए क्या हाल है, तो हम इसे क्या बोले। नो आई रियली बिलीव ये चीज़ आने वाले टाइम में चेंज होगा। और थक गए हम लोग भी, वो 25 साल से एक ही मुद्दा, जात पात, गंदगी, महिला को हम रिस्पेक्ट करेंगे, कब तक कर देंगे। तो 25 आ गया, वही लोगन हमेशा चलते रह रहा, जो कि आई थिंक चेंज होने का ज़रूरत है। और अगर थिंकिंग ऐसा रहेगा तो ऑफकोर्स हम लोग अचीव करने के लिए स्टेप तो ज़रूर बढ़ा देंगे। और ये समय आ चुका है एजुकेट करने का। साफ़ सफाई तो एक मुद्दा था, तो चला ही आ रहा है, तो अब नहीं साफ़ होगा तो कब होगा। सर हम लोग जब भी पटना में घूम रहे हैं आजकल, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो एक बहुत यूनिक फ्लेवर ऑफ येलो दिखता है।
ऑटोज़ में, गाड़ियों में, रिक्शा में, जहाँ पे जन स्वराज का लोगो चलता है कि जन स्वराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे 5 चीज़ क्या है और ये कैसे होगा? जन स्वराज की सोच इसमें परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। पूरा समाज जो है बिहार का अगर देखें तो अभी तरह तरह के टुकड़ों में बटा हुआ है। जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, विचारधारा के नाम पे हमने उसको अपनी सोच में ही तोड़ दिया है। हम कहते हैं बिहार में जो समाज है उसको हम 5 वर्गों में बांटते हैं। एक, जन्म से लेकर 15 साल का बच्चा, उस बच्चे को कम से कम 10 साल की अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज भी बिहार में लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये 10 साल की शिक्षा मुहैया नहीं होती। ये शायद मैं नंबर और बढ़ा के कह रहा हूं, मेरे ख्याल से 85% बच्चे ऐसे हैं बिहार में जो 10वीं तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहली चिंता तो उस सेक्शन की है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी विचारधारा को हो। हर बच्चा जो 10 से 15 साल का है उसके लिए अच्छी मुफ्त शिक्षा का इंतजाम, ये पहला वादा है जन स्वराज का। 15 साल से शायद जो 15 साल तक पढ़ नहीं पाया अब नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसके लिए अब रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 15 साल से 60 साल की उम्र तक का हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 15 साल से 60 साल के उम्र के हर उस व्यक्ति को जिसे आज 10-12 हजार रुपए की नौकरी रोजगार पाने के लिए बिहार से बाहर जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, उसको यहीं बिहार में 10-12 हजार की नौकरी का देने का वादा करते हैं। यह हुआ 15 से 60 साल की उम्र। 60 साल से ऊपर के जो हो गए हैं वो न तो पढ़ सकते हैं न रोजगार कर सकते हैं, उनको 2000 रुपए का एक सम्मानजनक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिले, इसका भी वादा करते हैं। तो समाज को हमने जो आयु के वर्ग में बांटा उस सब के बारे में कुछ न कुछ वादा किया। अब रही महिलाएं। महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अगर पढ़ाई नहीं की, महिलाओं को, बहुत कम महिलाओं को बचपन में पढ़ने का मौका मिलता था, उन महिलाओं को फैमिली पूरी करने के बाद ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो खाली बैठ जाती हैं। उनको पता नहीं रहता है कि घर में और कैसे काम करें, क्या करें कि घर को फिनेंशियली हम सपोर्ट कर सकें। उन महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत होती है, वो है पूंजी। पूंजी लेने के लिए अगर वो बैंक में जाएं तो पहले तो बैंक उनको 10 तरह के कागजात देगा जिसको वो पूरा नहीं कर सकते, और अगर लोन मिल भी गया तो 10 से 12% सालाना का ब्याज देना पड़ता है। मान लीजिए एक महिला घर में सिलाई मशीन का एक छोटा मोटा सेंटर खोलना चाहती है, 4 मशीनें उसको खरीदनी है, 2-4 लोगों को हायर करना है, उसे 4 लाख रुपए का ऋण चाहिए। बैंक गई, उसने मान लीजिए बैंक से ऋण ले भी लिया, तो साल के अंत में उसे 48,000 रुपए ब्याज का देना पड़ेगा। एक नए रोजगार के लिए एक बहुत मुश्किल बात है। जन स्वराज ने क्या किया, ऐसी हर महिला जिसे अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण चाहिए, उसे पहले तो ऋण दिलवाया जाएगा और केवल 4% सालाना ब्याज उसे देना पड़ेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सरकार डायरेक्टली बैंक को देगी। अब देखिए, वही महिला जो 4 लाख लोन लेने गई थी, उसे साल के अंत में केवल 16,000 रुपए ऋण का देना पड़ेगा, ब्याज का देना पड़ेगा उस ऋण पर। ये उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा है। तो महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, परिवार को फिनेंशियली कंट्रीब्यूट करने के लिए ये योजना रखी गई।
और जो किसान है, जो पांचवा हमारा एलिमेंट है, वो किसानों के लिए है। बिहार में जितनी जमीन है उसका केवल मेरे ख्याल से 10 या 12% जमीन कैश क्रॉप यानी नकदी फसलों के उपजाने में लगता है। इस रेशियो को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि कैश क्रॉप के लिए जो मजदूर चाहिए वो आजकल किसानों को मिलते नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो जन सुराज ने कहा ऐसा हर किसान जो कैश क्रॉप उपजाना चाहता है उसे मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। तो हमने पूरे समाज में जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमने न तो किसी को रिजर्वेशन दिया, न ही किसी और किसी में कोई बंटवारा किया, न ही कोई डिवीजन किया, न ही कोई डिफरेंशिएट किया। ये जनसुराज की सोच की स्ट्रेंथ है। हम लोगों को साथ लेकर समाज को एक साथ ऊपर बढ़ाने आए हैं, न कि लोगों में बंटवारा करने आए हैं। वेल, जो आपने बात बोली शायद यही वजह भी है कि एक लहर सा दिखता भी है। बहुत रिसेंटली बात है कि अभी लास्ट वीकेंड पे हम, मेरे पापा और मम्मी डिनर करने कहीं बाहर गए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार हम चाहते हैं उन लोग को होस्ट करना, क्योंकि उन लोग सुन कर आया। तो बोलता है नहीं सर, लहर है, इन लोग का लहर है, अगर पापा जानते हैं इस बारे में। तो वो लोग बोला क्या है, तो नहीं बहुत लहर है। तो अगर बात वहाँ तक पहुँच रहा है विच इज़ कन्विंसिंग, जो आप उस मुकाम पे पहुँच सकते हैं और जो मैसेज देना चाहते हैं वो शायद पहुँच रहा है। नहीं, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा। जन सुराज जो बात लोगों को समझा रही है वो ध्यान देकर देखिए, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही क्या कहें पिछड़े हालत में हैं, उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिहार में आज भी शायद 97% लोग ऐसे हैं, 100 में 97 लोग ऐसे हैं जो कि डेली 100 रुपए भी वो नहीं कमा रहे हैं, डेली 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं। वैसे लोगों को ये समझाना कि जो लोग तुमको चुनाव के ठीक पहले आकर 1000-2000 रुपए देकर वोट तुम्हारा खरीदते हैं, उनसे तुम पैसे ना लो, ये समझना उनके लिए कितनी मुश्किल बात है। चाहे और उनके लिए बच्चों की शिक्षा या बाकी चीजें सेकेंडरी लगती हैं, उनको तो हर दिन कैसे उनका दिन गुजरेगा इसकी चिंता उन्हें सबसे ज्यादा है। तो चाहे जितने लोग भी हमारी सभाओं में आए, चाहे जितने लोग भी ये सोचें कि जन सुराज की लहर बन गई है, हमारा काम अभी भी अधूरा है। हमारा काम लोगों की सोच को बदलना है, लोगों को ये समझाना है कि तुम्हारे साथ जो ये बार बार 35-40 सालों से धोखा किया जा रहा है, उस धोखे को समझे। जो आपसे वादे किए जाते हैं वो या तो खोखले वादे होते हैं या आपको धोखा दिया जाता है, उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। आपको सिखाया पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, वो इसलिए कि आप सही सवाल ना पूछे। अगली बार इस चुनाव में हम लोगों से यही कहते हैं, कोई भी आपसे वोट मांगने आए, स्पेशली उन पार्टियों से जिन्होंने आप पर राज किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, उनके लोग अगर आप पर राज करने आए तो आप कहिए कि आप हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं। पहला सवाल। वो कहेंगे कि हमने फलाना किया, ये किया, वो किया। आप कहिए आप तो 20 साल से शासन में हैं, आपको दूसरे को कहिए आपको हमने 15 साल शासन में ला के रखा, आपने हमारे को तो कुछ नहीं किया। हम भी तो 40 साल के आज हैं, हमने तो कोई शिक्षा नहीं पाई, हमें आपने शिक्षा क्यों नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक यही बात रोजगार की है। आप उनसे पूछिए, हमारे घर में हमारे पति, हमारा बेटा
जिसको रोजगार करने के लिए आज चेन्नई और मुंबई जाना पड़ रहा है, उसके रोजगार के लिए आपने क्या किया? वो 10 बात कहेंगे। वो लालू यादव की पार्टी कहेगी हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप उनसे कहिए आप ही के जमाने में हम भी रोजगार खोजने आए थे, हमें तो आपने कोई रोजगार नहीं दिया। आप हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, हम आप पर भरोसा कैसे करें? सही सवाल पूछना सीखिए, और अगर सही सवाल का उत्तर नहीं मिले तो उन्हें अपने घर से विदा कीजिए। जो आपको इन सवालों का सही जवाब दे उन्हीं के साथ आप जाइए। और वो जन स्वराज पार्टी हो तो ठीक, अगर आपको किसी दूसरे से ये जवाब मिलता है तो आप उसके साथ भी जाने के लिए फ्री है। लेकिन उनमें से सारे राजनीतिक दल आप पर राज कर चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं। जन स्वराज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आप पर कभी राज नहीं किया। आज तक पहली बार वो आपके सामने आई है। हम आपसे वादा कर रहे हैं जो 5 वादे हमने आपसे कहे। आप कहेंगे हम आप पर कैसे भरोसा करें? मत कीजिए भरोसा, लेकिन कम से कम ये एक नई पार्टी तो है जो आप जो यूज दवाएं हैं, जो यूज्ड मेडिसिन है, उनको आप यूज करके देख चुके हैं, वो कारगर साबित नहीं हुई आपके भविष्य को बदलने में, आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में। तो अब एक जो नई दवा आई है मार्केट में, जन स्वराज, एक बार उसको भी मौका देकर देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। शायद ये दवा काम कर जाए, शायद ना करे, वो सही है, लेकिन शायद काम कर जाए। तो एक बार भरोसा करने में क्या हर्ज है? शायद काम कर जाए या फिर शायद ना करे, बट वो चीज़ तभी हो पाएगा जब आप उसको एक बार मौका देंगे चूज़ करने को और देंगे एक प्लेटफॉर्म कि वो काम करें। और सर, एक आपने बात बोला कि लोग के पास 100-200 को एक्सेप्ट करने का पैसा नहीं कमाते, वो 1000 के चक्कर में मान जाते हैं। ये एक डर है जो हमको लगता है कि यार जो मिल रहा है ले लो, क्या पता कल ना मिले। ये डर क्या एक्टिव गवर्नमेंट की वजह से आया है, या फिर जो एक लेगेसी चलाया बिहार का, जो पिछले 25 सालों में डेवलपमेंट के हमारे बस कमिटमेंट हुआ है, प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पाया उन लोगों के लिए जिनको सच में नीड है? हम बात कर रहे हैं गांव के उस लोगों की जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है, या फिर लोग आप कहते हैं 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये डर का एग्जाम्पल या फिर ये ऑरिजिनेट कैसे हुआ उनके अंदर? डर नहीं है ये डर नहीं, ये तो वास्तविकता है। इतने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की वास्तविकता है, और ये इसीलिए हुई है क्योंकि हमारे जो शासक रहे हैं पिछले 35-40 सालों में और उसके पहले कांग्रेस के ज़माने में, उन लोगों ने कभी ईमानदारी से इन गरीबों की हालत को सुधारने का कोई तरीका नहीं अपनाया। केवल झूठे नारे लगाते रहे, झूठे वादे करते रहे, लेकिन नीयत इनकी कभी साफ नहीं रही। न तो ये कुछ करना चाहते थे, न ही ये कुछ नीतियां बना पाते थे, न ही नीतियों को इंप्लीमेंट कर पाते थे। हालत तो ये है कि अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जब 2 अक्टूबर 2024 को मुझे यहाँ जन स्वराज का अध्यक्ष चुना गया पटना में, तो मैं दिल्ली वापस गया अपनी पत्नी को और कुछ सामान को लेकर पटना आने के लिए। उस बीच में दिल्ली में एक मेरे साथी ने, मेरे दोस्त ने एक पार्टी रखी, और उस पार्टी में जब मैं गया तो 2-4 पॉलिटिकल लीडर थे जो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे। बात चली ऐसी, वो लोग शायद उस समय तक जानते नहीं थे कि मैंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। बात चली कि बिहार, और सारे बिहारी थे, बिहारी दोस्त थे, तो बात चली कि बिहार में बदलाव कैसे आ सकता है, बिहार के विकास के लिए क्या किया जाए। एक स्वर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के टॉप लीडर्स ने ये कहा, बिहार में बदलाव संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिहार कभी नहीं बदलेगा। सोचिए, हालत ये हो गई है कि अच्छी अच्छी पार्टियों के बड़े लीडर्स तक ये सोचते हैं कि बिहार जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनके पास योजना ही नहीं है। वो समझते हैं, एकदम कन्विंस्ड हैं कि बिहार को बदला नहीं जा सकता।
फिर भी वो शासन में आने के लिए मरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए जो हर साल सरकार खर्च करने के लिए लाती है या दिए जाते हैं, उसका कितना परसेंट उनकी जेब में आएगा, इसी की चिंता रहती है उनको। भाई अभी तो सीएजी की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए का कुछ हिसाब नहीं पता चल रहा है। कितने नेताओं की जेब गर्म हुई, कितने अफसरों की जेब में वो पैसे गए। आज इंस्पेक्टर या हवलदार फॉर्च्यूनर लेके चलता है, उसके घर में रेड पड़ती है तो 200 करोड़ तक रुपए उसके घर में मिलते हैं। सोचिए, जब इंस्पेक्टर और हवलदार के घर में ऐसा होता है, एक जूनियर इंजीनियर के घर में ऐसा होता है, तो नेताओं के पास कितनी कितनी चीजें मिलेंगी अगर सही ढंग से खोजा जाए। बिहार में जो बदलाव नहीं हुआ है, इसके पीछे पूर्णतः राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी एक्टिव नेशन या स्टेट का अच्छा गवर्निंग तभी हो पाता है जब एक एक्टिव और अच्छा पोजीशन भी होता है, जो कि बहुत बड़ा फैक्ट भी है। बिहार में वो चीज़ शायद मिसिंग था। आपको क्या लगता है कि जन स्वराज के आने से ये चीज़ चैलेंज बढ़ गया उनके लिए भी, एक वो होता नहीं कि अंडर द रडार पे आना, क्या वो फीलिंग है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार के साथ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ जो ऑपोजिशन है वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि चीफ मिनिस्टर कब पलटी मारे और वो शासन में आ जाए। ये तो ऐसा होता जा रहा है, और इस चक्कर में मेन ऑपोजिशन पार्टी है कि मुख्यमंत्री कब पलटी मारे और उनको शासन में आने का मौका मिले और उनको भी धांधली करने का मौका मिले, अपनी जेब को गर्म करने का मौका मिले। इस हालत में जनसुराज जब कोई क्वेश्चन करती है, कोई सवाल उठाती है, कोई इशू उठाती है, कोई इशू उठाकर धरना प्रदर्शन करती है, तब लोगों को लगता है कि ये सही ऑपोजिशन का काम हो रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, ये जनता कहती है कि अगर विरोधी पार्टी होनी चाहिए बिहार में तो जनसुराज की तरह होनी चाहिए। अभी तो हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जनता हमें एक मजबूत ऑपोजिशन, विरोधी पार्टी मानती है। और बहुत जल्दी अगर जनता समझ गई, जिस भावना से हम जनता के पास जा रहे हैं उस भावना को समझ गई, तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, जनता हमें आशीर्वाद जरूर देगी। वेल, अगर इन केस आप जीत गए और आप एक्टिव में आ चुके हैं, जो आप रूल कर रहे हैं बिहार को, तो अगले 5 सालों में आपका विजन क्या होगा पहला, और आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे काम करने के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे शॉर्ट टर्म में हो जाएंगी। मतलब जिस दिन हमारी सरकार बनी उससे 1 साल के भीतर क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले वो प्रॉमिस कि हर बच्चे को अच्छी मुफ्त शिक्षा मिलेगी, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए हमने वादा किया है कि हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में हर साल एक नेतरहाट जैसा स्कूल खड़ा करेंगे। मतलब 1 साल के अंत तक 534 ऐसे स्कूल 534 ब्लॉक में खड़े कर दिए जाएंगे और काम करने लगेंगे। लेकिन केवल 534 स्कूलों से तो काम चलेगा नहीं। पहले साल में एक तरफ तो स्कूलों का काम चलता रहेगा, उस दौरान जितने बच्चे अपने पास के सरकारी स्कूल से संतुष्ट नहीं है या उनके माता पिता संतुष्ट नहीं है, उनको पास के प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, जिसका खर्चा सरकार देगी। और जैसे जैसे सरकारी स्कूल, जो नेतरहाट जैसे स्कूल हैं, बनते चले जाएंगे, उनको उसमें आने के लिए कहा जाएगा। ऐसा काम हर साल हर प्रखंड में एक नया स्कूल खोला जाएगा। मतलब अगर 5 साल की सरकार है तो 5 साल तक, 5 साल के बाद हर प्रखंड में 5 ऐसे स्कूल काम करना शुरू कर जाएंगे।
इस बीच में शिक्षा पद्धति को इतनी मजबूत कर दी जाएगी कि शिक्षक भी, शिक्षण भी और संस्थान भी मजबूत हो जाएंगे और वहां सही ढंग से एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा, रोजगार, हम अपने वादे के हिसाब से 1 साल के अंदर उन सभी युवाओं को जो मजबूरी में आज बिहार से बाहर जाकर 10-12 हजार की रोजगार करते हैं, उनको यही रोजगार मिलेगा। इसके लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे एनर्जी में हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो या रूरल डेवलपमेंट में हो। तरह तरह के फील्ड हैं जो हमारे योजनाओं में हैं और हर उस युवा को जिसे रोजगार चाहिए उसको उसकी शिक्षा और कैपेबिलिटी के हिसाब से उचित काम रोजगार मिलेगा, इसका वादा है। तीसरा, वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन तो पहले महीने के एंड से ही शुरू हो जाएगी। चौथा, महिलाओं को 4% सालाना का ब्याज और 4% सालाना ब्याज पर ऋण 3 महीने के अंदर देना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा किसानों को मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ग्राम पंचायत की व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो कि पहले साल के अंदर पूरा हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है किसी भी लेवल पर सरकारी दफ्तरों में, उसे इस हद तक कम कर दिया जाएगा कि आम जिंदगी में इसका असर दिखाई देने लगेगा। शिक्षण व्यवस्था जो हायर एजुकेशन है, हेल्थ व्यवस्था जो कि आज चरमरा गई है केवल इसलिए कि मंत्री और मंत्रालय अननेसेसरी इंटरफेरेंस करते हैं, उसकी डे टू डे रनिंग में, उन सब में आप सब्सटैंटिव चेंज देखेंगे। इस तरह के कई बदलाव जो कि हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, जिस पर हमारा मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने जल्दी ही आने वाला है, वो तैयार होगा। हर डिपार्टमेंट में क्या कमी है, उस कमी को कैसे सिस्टमैटिक ढंग से दूर किया जाए। भूमि सुधार की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करके इस तरह से जनता को पेश किया जाए जिससे कि वो किसी भी घर में क्लेश पैदा ना करे। तो ये हुआ शॉर्ट टर्म। फिर हमने एक अलग सेक्शन बनाया है मिड टर्म, 1 साल से 5 साल के बीच में क्या क्या कार्यक्रम होंगे। और फिर है लॉन्ग टर्म, अगर हमें 5 साल से ज्यादा रहने का मौका मिला तो लॉन्ग टर्म में हमारा विजन क्या है। मैं आपको लॉन्ग टर्म विजन के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। जिस काम के लिए जनसुराज आई है उसका पहला एम है कि बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा कर देना। दूसरा एम है शिक्षण व्यवस्था को इतना सशक्त बना देना कि देश के बाकी राज्यों से युवा यहां आकर पढ़ाई के लिए मजबूर हो जाएं। उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो आलम कर दें कि अगर बिहार से कुछ सप्लाई देश के दूसरे भागों में नहीं जाए रेगुलर इंटरवल पे, तो वहां हाहाकार मच जाए कि बिहार से फलाना सामान नहीं आया है। चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे लहसुन हो, चाहे अदरक हो, चाहे कोई भी कैश क्रॉप हो, हम उनकी बात कर रहे हैं। इस तरह से बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का सपना 10 साल के टाइम फ्रेम में जनसुराज पार्टी का है। एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं, सोसाइटी के विकास के लिए या कह लें गरीबी से बाहर निकलने के लिए केवल 3 तरीके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जितने भी एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी समाज को
गरीबी से निकलना है तो उसके तीन ही रास्ते हैं। या तो शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले जिससे आदमी अच्छी नौकरी या रोजगार कर सके। जो शिक्षा नहीं पा सकता उसे पूंजी मिले जिससे कि वो रोजगार शुरू कर सके। अगर किसी के पास शिक्षा भी नहीं है और पूंजी भी नहीं है तो जब तक उसके पास जमीन नहीं होगा जिस पर कम से कम वो खेती तो कर सके, जब तक खेती लायक जमीन नहीं होगी तब तक वो विकास नहीं कर पाएगा, गरीबी से निकल नहीं पाएगा। किसी भी समाज में किसी भी गरीब को गरीबी से बाहर निकलने के केवल यही तीन रास्ते हैं। और आप सोच कर देखिए, पिछले 70 सालों में चाहे जो भी सरकारें आई हों, उन्होंने कभी इस बात को इतनी गंभीरता से, इतनी संजीदगी से कभी नहीं रखा। अगर इस पर सोचकर काम करते तो आज गरीबी कहीं नहीं रहती। भाई, सिंगापुर 1968 तक वो एक मछुआरे का गांव हुआ करता था। सिंगापुर 1968 तक मछुआरों का गांव हुआ करता था। 20 साल में वो आज की तरह का मेट्रोपॉलिटन टाउन हो गया। समझ थी, वहां के लीडर को ये अच्छी तरह मालूम था कि क्या किया जा सकता है। हमारे यहाँ के लीडर्स को तो पता ही नहीं है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, गरीबी से किसी समाज को निकालने का केवल 3 तरीका है और इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। या तो अच्छी शिक्षा मिले, या फिर उसके पास पैसे हो रोजगार शुरू करने के लिए, या फिर उसके पास जमीन हो खेती बाड़ी करने के लिए। बिहार में आज लगभग 95% गरीबों के पास इन तीनों में से कुछ नहीं है, न तो शिक्षा, न पैसा, न खेत। कैसे विकास होगा? कैसे विकास होगा? ये जब तक आप बिहार के लोग नहीं समझेंगे, बिहार नहीं बदलेगा। सर, आपने एक बात बोला कि सिंगापुर का डेवलपमेंट, उनके लीडर्स को एक विजन था, एक उनके पास थॉट प्रोसेस था। बीइंग द फाउंडर ऑफ जन स्वराज, प्रशांत किशोर सर के बारे में बात करना चाहेंगे। वो एक कैसा लीडर है आपके हिसाब से, और उनका विजन क्या है जो एग्जैक्टली लोगों को एक्साइट करता है या फिर बिलीव करने के लिए मजबूर करता है? उनका थॉट प्रोसेस और लीडरशिप कैसा है? प्रशांत किशोर एक ऐसे अमेजिंग व्यक्तित्व के मालिक हैं जिसने एक सपना देखा है। और उनके व्यक्तित्व का एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जिसको आम भाषा में आप जिद्दी भी कह सकते हैं, लेकिन ये जिद्दी से थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड वर्ड है। He is extremely focused on what he decides on. वो बार बार कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को 10 साल के इंटरवल पे बांटा है। 10 साल मैंने यूएन में काम किया, 10 साल मैंने राजनीतिकार जो भी लोग कहते हैं उसके तरह काम किया, अगले 10 साल मैं बिहार को दूंगा। एंड पिछले 3 सालों में उन्होंने जो करके दिखाया है वो किसी आम आदमी के वश की बात नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए जो सपना है वो उसमें दिन रात, मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और साल उसी में जीते हैं। उनका एक भी मिनट इस ख्याल से अलग नहीं होता कि बिहार में बदलाव लाने के लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए। इसीलिए वो हम जैसे लोगों से भी मीलों आगे चलते हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी स्ट्रैटेजी जितनी आगे है उसमें हम लोग अपने आप को कहीं नहीं पाते हैं। बिहार के इन तथाकथित नेताओं की तो कहना ही क्या, उनके सामने तो ये बौने हैं। बौने भी क्या, उससे भी छोटा कोई शब्द हो तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। पिग्मीज हैं। बिहार को बदलने के सपनों में हम उनका केवल
एक योगदान दे रहे हैं। और बिलीव मी, जब वो कहते हैं कि बिहार में नदियों की व्यवस्था हम ऐसी कर देंगे कि बाढ़ का नामो निशान मिट जाएगा, उनके दिमाग में एग्जैक्टली वो ब्लूप्रिंट है कि क्या करना है। उनकी छोड़िए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। पटना के आसपास दो दियारा बहुत बड़े बड़े हैं, एक को राघोपुर कहते हैं, एक को कुछ और नाम से जानते हैं। दोनों दियारा क्षेत्रफल में इतने बड़े बड़े हैं जिसमें पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर समा जाए। अगर विजन होता, सिंगापुर के जो लीडर थे उस तरह के किसी लीडर का किसी के पास विजन होता, तो उनमें से हर एक दियारा आज न्यूयॉर्क की तरह का मेट्रोपॉलिटन टाउन होता। यह अभी भी हो सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। उस हर दियारे को न्यूयॉर्क की तरह का मेट्रोपॉलिटन टाउन में डेवलप होना, वो एकदम रॉ जमीन है। उसे डेवलप करना, क्या कहूं मैं, बहुत आसान काम है। उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके लिए एक नीतिगत योजना चाहिए, और हम करके दिखाएंगे अगर जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया तो। वेल सर, मेरा एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि बहुत सारे बिहार के यूथ्स, मेरे असम्पशन के हिसाब से 25 लाख ऐसे हैं जो आईटी इंजीनियर्स हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो बिहार में रहकर काम कर रहे हैं। हम खुद भी एक आईटी इंजीनियर हैं। बहुत लोग का थिंकिंग ऐसा रहा है कि वो लोग वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स खड़ा हुआ है, ना तो उनको कोई पॉलिटिकल कुछ हिस्ट्री रहा है, ना एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। जिस तरह वो भाषण देते हैं, किसी को डिफेम करना, एक मुद्दा पे बात नहीं करते, डिफेमिंग करते हैं, जो कि हर पॉलिटिशियंस का कल्चर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक सर्टेन होना पॉलिटिकल करियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी हो सकता है क्या, जिससे लोग एक क्वालिफाइड होकर ही इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? नहीं, आप जैसे यंग लोग बहुत सारे, हजारों लाखों हैं, उनसे मेरी शिकायत यह है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे। और बार बार जो प्रशांत किशोर वो फ्रेज दोहराते हैं प्लेटो का, प्लूटो का, कि अगर अच्छे व्यक्ति राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो वो बुरे व्यक्तियों के अंदर शासित होकर रहने के लिए तैयार हो जाएं। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है वो राजनीति में अगर भाग ना ले तो गुंडे मवाली के लिए वो जगह खाली हो गई है। और कौन आएगा? गुंडे लोग ही आएंगे। अब कहें, उनका कहना है कि भाई कोई राजनीतिक दल तो ऐसा था नहीं जिसको ज्वाइन करें। ठीक है, मान गए, लेकिन आप चुनाव से भागे क्यों? आप चुनाव में भाग लेते, कम से कम नोटा वाला जो ऑप्शन था उसको तो दबाते। आप में से कितने लोग राजनीतिक तरीके से सजग हैं? मुश्किल तो यह है कि आप राजनीतिक तरीके से सजग ही नहीं हैं। आप केवल मोटी मोटी बातें देखते हैं कि ये वो लालू यादव करप्ट थे तो नीतीश यादव काम नहीं करते हैं, तो पुलिस वाला काम नहीं करता है, वो सारे प्रशासक जो हैं वो सब भ्रष्ट हैं। आप ऐसे मोटी मोटी बातें देखते हैं। लेकिन राजनीतिक, आप इस समाज में है, राजनीति का हिस्सा है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपका राजनीतिक अधिकार और कर्तव्य क्या है? अगर आप नोटा में जाकर अपना बटन दबाते और नोटा मेजॉरिटी में आ जाता तो उस इलेक्शन में जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो सब अगली बार चुनाव में भाग लेने से बार कर दिए जाते। एक बार कोई गुंडा मवाली आया, 5 गुंडे मवाली आए, उसमें आपने उन सबको बार कर दिया, कम से कम वो तो अब इलेक्शन में नहीं भाग लेंगे। अगली बार 5-6 और गुंडे मवाली आए किसी उन्हीं पार्टियों से बनकर, आप फिर से नोटा कर दीजिए, फिर से वो चुनाव प्रोसेस से बाहर हो गए। कम से कम ये तो करते, इतने सजग तो होते। आपके पढ़े लिखे होने का समाज को क्या फायदा हुआ?
अगर आप राजनीतिक सजगता रखते तो समाज की ये हालत नहीं होती। इसमें कुछ न कुछ दोष तो आपको भी लेना पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है कि बहुत सेक्टर्स में इसका एजुकेशन ही नहीं हुआ है। आपने नोटा का बात कहा, शायद हमारे जो एकेडमिक्स होते हैं उसमें भी बस ओवर ब्रीफिंग होता है। जैसे आपने एक बात बोली ना कि लोगों को पढ़ाते ही नहीं है, कि ज़्यादा पढ़ लिख कर आ गया तो डैमेज या डेंजर हो सकता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम भी वो तो नहीं होता है जितना लोगों को पता है कि पास करने भर होता है बस। हाँ नहीं, वो बात भी सही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पढ़ाने लिखाने वाली बात थी वो बहुत नीचे के गरीब तबके की बात थी, जिसमें 100 में 97 लोग आज 10वीं भी पास नहीं कर पाते हैं। तो अब उसका क्या कहा जाए? वो तो एक स्टैटिस्टिक्स है, पर ये है कि आप जैसे लोग जो आईटी से संबंधित हैं, वो अगर अपने बारे में बात करें कि बिहार में कैसे वापस आ जाए, मतलब बिहार में आईटी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसको एक आइलैंड की तरह से नहीं देखा जा सकता। बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बिहार में भी विप्रो, इन्फोसिस और पता नहीं कौन कौन, सत्यम कंप्यूटर्स और सब लोग अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। क्योंकि अगर बिहार से हजारों युवा जाकर वहां नौकरी करते हैं तो वो कहेंगे कि हम अपना यहीं बिठा लेते हैं एक सेंटर। लेकिन यहां बिठाकर अगर उनको हर रोज धमकियां मिलें, उनको हर रोज एक्सटॉर्शन के लिए मैसेज दिया जाए और उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर से, तो वो क्यों यहां इन्वेस्ट करेंगे? ये सारी की सारी बात बिहार में जो अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर की कमी और भ्रष्टाचार है उससे रिलेटेड है। जब तक ये बिहार से नहीं हटेगा तब तक ऐसी इंडस्ट्री, चाहे वो आईटी की हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री यहां नहीं आएगी। अगर इंडस्ट्री को यहां लाना है तो पहले भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, तभी ऐसा होगा। वेल, ये बहुत वेलकमिंग न्यूज़ है, क्योंकि एक किसी भी आईटी इंजीनियर का ड्रीम होता है कि यार वो छठ पूजा में घर के लिए नहीं आ पाता है, दिवाली में घर नहीं आ पाता है कि छुट्टी नहीं है। लेकिन अगर वो बिहार में इस काम रहेगा तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो दिन में ऑफिस करके शाम में आकर काम कर सकता है। और जैसा कि मेरा असम्पशंस भी था, और एक फिगर है, 25 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं। अगर वो बिहार में रहकर काम करेंगे तो ऑफकोर्स सोसाइटी भी चेंज होगा। जो आज हम पे कर रहे हैं दूसरे स्टेट पे रेंटल व्यू में, हम यहाँ पे खुद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये एक चेंज आएगा। सर, आपका एक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आपका करंट रोल एक प्रेसिडेंट का सोसाइटी के लिए है। आप अपने सेगमेंट पे, अपने सेक्टर्स में कैसे काम कर रहे हैं और आपका रोल क्या एग्जैक्टली है वहाँ के लिए? पार्टी के पहले अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी पहली जिम्मेवारी थी संगठन को खड़ा करना। क्योंकि जब पार्टी बनी 2 अक्टूबर 2024 को, तो पार्टी के नाम पर केवल एक कार्यकारी अध्यक्ष था। जिला पहले तो पटना के लेवल पर एक समिति बनाना, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना, कोर कमेटी का गठन करना, उसके बाद जिला स्तर पर संगठन को तैयार करना, जिला स्तर से नीचे जाने पर अनुमंडल और प्रखंड लेवल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनना, उनको खड़ा करना, उनको ट्रेन करना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। इस पर हम काफ़ी काम कर चुके हैं। इनफैक्ट पूरा क्रेडिट तो मुझे अपने आप नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में जन स्वराज पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ कार्यकर्ता हो गई है, इसका भी हमें गर्व है। बीजेपी में भी इतने कार्यकर्ता नहीं हैं बिहार में जितने जन स्वराज के कार्यकर्ता आज जमीन पर हैं। तो पहली बात तो ये थी कि इस संगठन को खड़ा करना है, कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करना है और उन्हें ट्रेन करना है। तो अभी तक हमने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। ट्रेनिंग की जो विधिवत शुरुआत होनी चाहिए वो अभी होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली इसी समय हम चुनाव मोड में भी आ गए हैं। आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन चुनाव की तैयारी किस तरह से हो उसे कोऑर्डिनेट करने की भी ओवरऑल जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पर ही आ जाती है।
तो आजकल हम उस अभियान में भी लगे हुए हैं। जैसे आजकल हम हर विधानसभा क्षेत्र में जिन जिन प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है, उनके बारे में अपने संगठन के लोगों से चर्चा करने में लगे हैं, जिससे कि हर एक उस प्रत्याशी के बारे में हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग हो सके, उनके बारे में अपने संगठन के लोगों से फीडबैक मिल सके कि किसने कितना काम किया है, जनता में कौन कितना जाना जाता है, कितना अच्छा काम के लिए जाना जाता है, कितने बुरे काम के लिए जाना जाता है, कैसी छवि है। इन सब की जांच पड़ताल करने के प्रोसेस में हम आजकल हैं। वेल, आपने बहुत डिटेल में अपने बारे में बताया और अपने रोल को भी डिफाइन किया। कुछ ऐसा मैसेज जो आप बिहार वासियों को देना चाहेंगे अपने एंड से, पार्टी के एंड से, कुछ चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उनके तरफ से भी, क्योंकि एक गवर्नमेंट तभी अच्छा बन पाता है जब एक पब्लिक भी इक्वली सपोर्टिव होता है। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे कोई भी यूज़र्स और जो भी लोग देख रहे हैं? तो नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे ये कहने का मौका मिला है, और मैंने कुछ बातें तो आपसे इस इंटरव्यू के दौरान कह दी हैं। उनको अगर सम अप करें तो आप केवल 2 चीज का ध्यान रखें। और चूंकि मैं एक आम जनता से कह रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं उच्च वर्ग के लोग से बात कर रहा हूं, मध्यम वर्ग के लोग से बात कर रहा हूं, या नीचे तबके के हमारे साथियों दोस्तों से बात कर रहा हूं, लेकिन ये एक मैसेज सबके लिए है। ये समझें कि हमारे साथ किस तरह का धोखा हुआ है। जिन जिन राजनीतिक दलों ने पिछले 70 सालों में हम पर राज किया है, उन्होंने हमसे ये मुख्य बात छिपाई कि अगर गरीबी से निकलना है तो उसके लिए केवल 3 तरीका है। या तो आप शिक्षा संपन्न हो, या धन संपन्न हो, या भूमि संपन्न हो। या तो आपके पास शिक्षा हो, नहीं है तो उसके लिए कोशिश करने का मौका मिले, धन हो, धन नहीं है तो धन मिलने का मौका मिले, या जमीन हो और जमीन नहीं है तो जमीन मिलने का मौका मिले। इस बात को समझिए और इस बात के लिए लड़िए, ये हम चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप जन सुराज के संदेश को समझ रहे हैं, अगर आप जन सुराज की भावना और जन सुराज के संदेश को समझ गए हैं, तो अगले 2 महीने में केवल 10 और ऐसे लोगों को जन सुराज के बारे में बताइए जो अभी तक जन सुराज को समझ नहीं पाए। अगर आपने इतना काम कर दिया तो बिहार की व्यवस्था को बदलने में आपने अपना सर्वोत्तम योगदान दे दिया। केवल 10 लोगों को, ऐसे लोग जो अभी तक जनसुराज को नहीं समझ पाए हैं, उन्हें जनसुराज के बारे में समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेल सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शो का नाम बेटा ब्रेक थ्रूज है। ये एक फ़िश को लेकर इंस्पिरेशन लिया गया है। जो फ़िश आप देख रहे हैं, तो ये फ़िश का एक कल्चर है कि लाइफ लॉन्ग अकेली रहती है और उसको ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए, ना ऑक्सीजन चाहिए। एक सर्वाइवल है और उससे इसके अंदर एक फाइटर इंस्टिंक्ट है, उसकी इसलिए इसका नाम निकनेम भी फाइटर ही होता है। और जैसा कि आप बाहर रहकर आए, हम भी सर करीबन बहुत सारे देश घूम कर आए और आईटी इंजीनियर भी हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं। मेरा एक विज़न था कि हम एक चैनल स्टार्ट करें, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ बिहार वासियों के लिए ही हो, जो यहाँ पर आएँ, अपना मैसेज पहुँचा पाए। कुछ भी बात हो, जैसे आप लोगों से मिलना भी एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना विज़न रख पाए और हम उन तक पहुँचा पाएँ जो नीडफुल है। आपको कैसा लगा पूरे शो पर आके, थिंकिंग वाइज, फील वाइज, और आप क्या, हाउ कंफर्टेबल यू वर, आपने कैसा फील किया शो पर आकर के? नो, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। मैं आपको अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूं, और सोच अच्छी है, और मुझे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा जो फिश अकेले ही सरवाइव करती है। इसको इस तरह से देखा जाए कि अच्छे लोग विरले मिलते हैं, और जब तक उनमें
इस तरह की सर्वाइवल की जिद ना हो, तब तक वो अपना काम नहीं कर सकते। आपके सामने एक एग्जाम्पल आपके बीच में है प्रशांत किशोर के तौर पर। मुझे लगता है कि अम, आप सब इस बात को समझते हैं, तभी आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं बिहार के जागरूक होने की जर्नी में आपको एक रोल में देखता हूँ और उसके लिए आपको विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। वेल थैंक यू सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई नो आप लोग का टाइम टेबल इस वक्त बहुत ही इक्विप्ड रहता है और फिर भी आपने टाइम निकाला, हमसे बात की और जो मैसेज देना चाहते हैं, आई होप जो भी लोग इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और कुछ भी चीज़ का जानकारी लेना हो, बहुत अप्रोचेबल भी हैं। आप मेरे थ्रू भी बात कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज चाहे जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी वे में कंट्रीब्यूट करें। बहुत समय के बाद एक ऐसा लहर देखने को मिल रहा है जिससे बिहार वासियों के अंदर एक होप जगह है, होप ऑफ अ चेंज। और ये टाइम आ चुका है कि हम लोग जातिवाद, धर्म को लेकर कब तक महिला को रिस्पेक्ट का टैग लगा के इलेक्शन लड़ेंगे। अब आ चुका है कि आप खुद भी बदलें, समझें कि कौन सही हो सकता है आपके लिए। आप फेल हो सकते हैं हमेशा की तरह, लेकिन जब तक आप बदलाव की ओर नहीं जाएंगे, आप परखेंगे कैसे कि वो इंसान या वो पार्टी आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई एम श्योर ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वेल थैंक यू सर आप शो पे आने के लिए। और जो भी गेस्ट हमारे आते हैं ये फिश हम उन्हें गिफ्ट करते हैं, तो ये आपके लिए, आपके जर्नी के लिए। ओह, धन्यवाद।